नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता अटेवा सुल्तानपुर। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। दोस्तों, ये विगत 3 माह से मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए। ये पिछले 3 महीने हम लोगों के लिए एकदम मेंटल ट्रॉमा की तरह गुजरे हैं, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा होने वाली थी पहले और उसके बाद पता चलता है कि पोस्टपोन हो गई है और अभी सीटेट देना है। समय था हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने और उस 2.5 महीने में हम लोगों को पास करना था। और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही मुझे कि मैंने अथक प्रयास किया, 3 घंटा कोचिंग किया, 3 से 4 घंटे 5 घंटे पर डे मैंने अध्ययन किया। और अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने प्राइमरी में 150 में 130 और जूनियर में 122 नंबर सही किए हैं, जिसे मैंने कई स्रोतों से जांचा है। जो भी विवादास्पद क्वेश्चन थे उसको काटने के बाद मुझे अंक प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का ध्येय क्या है? ध्येय ये है कि हमारे जो साथी किसी कारणवश सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको यूपी टेट पास कराना है। और मैं उन सारे साथियों से भी आग्रह करूंगा जो हमारे साथी इस बार सीटेट में पास हो जाते हैं, तो एक साथी कम से कम 10 साथी को ले करके तैयारी कराए, उनकी मदद करे। क्योंकि आपने सीटेट की पढ़ाई किया है, सीटेट की तैयारी किया है, तो जाहिर सी बात है आपने डीप नॉलेज लिया है। थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस है, लेकिन आपका अनुभव, आपका ज्ञान अगर दूसरों के काम आता है और हमारे सभी साथी इस यूपी टेट परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों के सामने एक टेट की परीक्षा हुई थी 2021 में, जो कि निरस्त हो गई थी। उसका हम बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आपको हम समीक्षा करके बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। अगर आपने सीटेट की तैयारी किया है तो थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करिए। देखिए, सिलेबस जो भी है, बड़ा है छोटा है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि नहीं, उसको धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा तो स्मृति का एक जो सिद्धांत है LR क्यूब, तो जो LR क्यूब है, LR क्यूब चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट, LR क्यूब जो है मित्रों, उसमें पहला है आपका लर्निंग, LEARNING। लर्निंग मतलब अधिगम, मतलब सीखना। कोई चीज़ जब आप सीखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो रिटेंशन होता है, यानी धारण होता है। उसको हम दिमाग में कितने देर तक बैठाए रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको कोई एक नया वर्ड बताऊं, मान लीजिए अंग्रेजी का नया वर्ड बताता हूं, एंथुसियाज्म। अब आपने एंथुसियाज्म शब्द को सुना है, ENTHUSIASM। अभी आपने सुन लिया और थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। फिर दोबारा, अभी तो आपने दिमाग में उसको पहले क्या किया है, लर्निंग किया है, लेकिन आप भूल जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिटेंशन करना होगा, उसको बनाए रखना होगा दिमाग में, और फिर उसको आपको रिकॉल करना होगा। प्रैक्टिस के द्वारा रिटेंशन करेंगे, फिर रिकॉल माने पुनः याद करेंगे, और तब जब क्वेश्चन आएगा तो रिकॉग्निशन आप कर पाएंगे, यानी उसको आप पहचान पाएंगे कि एक्चुअल में यही है। तो आपको रिकॉग्निशन लेवल पर पहुंचना होगा, और इसके लिए मैं आपको अपने अनुभवों का बहुत ही फ़ायदा देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकलिटी याद करने की है। वो ये है कि जब तक हम
किसी भी नई चीज़ को अपने पूर्व ज्ञान से, अपने अनुभवों से हम नहीं जोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो लंबे समय तक नहीं रहती है और ऐन वक्त पे जब हमको ज़रूरत होती है तब हम उसको भूल जाते हैं। तो हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको वो चीज़ याद हो जाए। मेरा काम न केवल आपको पढ़ाना है, समझाना है, बल्कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं याद भी करा दूंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि CDP मैथ्स और इंग्लिश 30 30 30 90 में 80 नंबर मैं आपका पक्का कर दूंगा। आपको सिर्फ करना क्या होगा, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना होगा। बाकी मेरे जो वॉलंटियर साथी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कोई भूगोल, हिंदी और संस्कृत पढ़ाना चाहता है तो हमसे जुड़े, जिससे कि यहाँ पर हम चूँकि सर्व कल्याण की बात कर रहे हैं, सर्व हिताय की बात कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे साथी पास हों। ठीक है, तो ये निःशुल्क प्लेटफार्म है जिस पर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। आइए हम लोग बहुत समय न लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिन साथी को हमारी ज़रूरत पड़ती है, मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9889202709। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके हिसाब से मैं समय बना करके 2 घंटा पर डे ऑनलाइन आपको पढ़ाऊं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं क्रिएट कर दूंगा जिस पर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। अगर ऑनलाइन पढ़ने का आपके पास समय नहीं मिलता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो आप ऑफलाइन मोड में उसको दोबारा देख सकते हैं। मैं वीडियो शेयर कर दिया करूंगा। तो दोस्तों आइए हम लोग अब शुरू करते हैं फटाफट। दो 2021 की जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसका एक कंटेंट है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। देखिए, इंग्लिश को भी आपको दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि काफ़ी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं, कैसे टर्म होते हैं जो कि आपको कभी कभी हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तो इंग्लिश को भी आपको दिमाग में बैठाते चलना होगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए, थॉर्नडाइक ने 3 जो है मुख्य नियम दिए थे, ठीक है, प्राथमिक नियम दिए थे, और इसके अलावा 5 गौड़ नियम या द्वितीयक नियम दिए थे। अब आप दिमाग में कैसे इस चीज़ को बैठाएंगे कि 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे, कैसे आपको दिमाग में बात बैठेगी, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। जब हम तैयार करते हैं तो उसको हम तत्परता का सिद्धांत कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है तत्परता का नियम, ठीक है। और जब हम तत्पर करते हैं तो बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं, समझाते बुझाते हैं, नहीं बेटा पढ़ लिख लो, अच्छे आदमी बन जाओगे, ठीक है, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, ठीक है, हमारा नाम रोशन करोगे, तो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है, अभिप्रेरणा। तो हम यहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, रेडी कहते हैं। रेडी से रेडीनेस बना हुआ है, रेडी मतलब तैयार, आई एम रेडी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयार करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो इसीलिए इसको तत्परता का नियम या अभिप्रेरणा का भी नियम कहते हैं। दूसरा नियम है, अगर जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले तो उसको ठोंक पीट के तैयार किए, बाबू भैया पढ़ लो। अब वो जब पढ़ेगा तो क्या करेगा, अभ्यास करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा नियम आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो जाती है, अभ्यास का नियम। तो यानी पहले तत्पर किए, हम मोटिवेट किए, फिर उसको हम पढ़ाएंगे यानी अभ्यास कराएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो भी नाम दे दें आप, ठीक है। और बार बार अभ्यास के द्वारा कहा भी गया है, करत करत अभ्यास कर जड़ मत हुए सुजान। थर्ड नियम क्या है, जब भाई हमने उसको मोटिवेट कर लिया, तत्पर कर लिया, फिर अभ्यास कराया, पढ़ाया लिखाया, तो हम देखेंगे प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। क्या उसको उस पढ़ाने से सुख मिल रहा है? अगर पढ़ाने से सुख मिल रहा है, प्रभाव ये कहता है
अगर उसको पढ़ाने से सुख मिल रहा है, ठीक है, संतोष मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका अधिगम जो है प्रभावी है। आप जो पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी है। और अगर उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आपका अधिगम प्रभावी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों नियम जो हैं ABC जो दिया है, ये तीनों ही थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, प्राथमिक नियम हैं। और ये जो चौथा है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड, आवृत्ति का नियम, ये द्वितीयक नियम या गौड़ नियम जो 5 उन्होंने बताए हैं, 5 गौड़ नियम उन्होंने बताया था। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया, चयन अनुक्रिया, इसके अलावा सादृश्यता का सिद्धांत बताया था उन्होंने। आवृत्ति, ये भी जो आया है आवृत्ति का नियम, ठीक है, आवृत्ति, अभिरुचि, यानी उसकी बच्चे की रुचि है कि नहीं है। जैसे बच्चा वीडियो गेम बहुत खेलता है क्योंकि उसमें रुचि होती है। और एक लास्ट था साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसमें ऐसा ही वातावरण, ठीक है, परिस्थितियाँ निर्माण की जाएं जिसमें बच्चे ने पूर्व ज्ञान इसके पहले कोई सीखा था और अब नई परिस्थिति में सीख सकता है, तो उसको साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आज के समय भाषा समृद्ध वातावरण, ठीक है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने की तरफ जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चा सीख सके, ठीक है। एक कहावत है, कहावत क्या है, मनोवैज्ञानिक ने कहा, इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश मेक योर क्लासरूम इंग्लैंड, यानी अगर आप अपने इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को तो अपने क्लासरूम को इंग्लैंड बना दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, कोहलर एंड कोफका बिलीव्ड लर्निंग टू अ फंक्शन ऑफ। कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है। अब कोहलर कोफका की जब आप बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो बातें हुई थी उद्दीपन के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले एसएस बाउंड की बात हो रही थी, ठीक है, पावलोव साहब आए थे। फिर उद्दीपन अनुक्रिया की बात हुई थी, थॉर्नडाइक की बात हुई। फिर स्किनर आए, आरएस कर दिए, अनुक्रिया उद्दीपन कर दिए थे, ठीक है। इन सब के बाद ये जो कोहलर आए, कहे ये सब बात सही नहीं है भाई, ये सब बात सही नहीं है। इसी में एक एसओआर भी आया था, ठीक है, कि प्राणी जो है उद्दीपन के अनुसार जो है वातावरण में अपनी प्रतिक्रिया करता है। ये वुडवर्थ कहे थे, इसको पावलोव कहे थे, इसको थॉर्नडाइक कहे थे, इसको स्किनर कहे थे। दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है, अनुकरण द्वारा नहीं है, ये तो इसी सब में आ जाता है, ठीक है। प्रयास और त्रुटि आप, ठीक है, थॉर्नडाइक का है। अभ्यास भी थॉर्नडाइक का है, अभी आपने देखा ही। तो क्या है, सूझ है, सूझ या अंतर्दृष्टि। ये जो सिद्धांत है ये कोहलर कोफका, ठीक है, ये जॉन डेवी के शिष्य हैं, ठीक है। इन्होंने सूझ द्वारा यानी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, ठीक है, ये माना है कि किसी भी जगह पर प्रत्यक्षीकरण जो उस समय मौके पर, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, वस्तुस्थिति होती है, उसके अनुसार जो होता है वो बच्चा या व्यक्ति निर्णय लेता है, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। तो इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। देखिए, मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में 10 जो है संप्रदाय हैं, ठीक है, जो क्रमशः एक के बाद एक आए, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो एक्चुअल में दर्शन शास्त्र का अंग है। पहले था, बाद में अलग हो गया। और दर्शन शास्त्र में जो कई चीज़ें थी, इसको हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने पहले कहा कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन होता है, फिर कुछ कहे मन का अध्ययन होता है, फिर चेतना का अध्ययन होता है, फिर बाद में व्यवहार पर आए, ठीक है। वाटसन आए, वाटसन कहे आप मुझे एक शिशु दें, मैं उसको कुछ भी बना दूंगा। तो व्यवहारवाद
लास्ट में यही हुआ कि व्यवहार, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन है, उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, उसके अनुभवों का अध्ययन है। तो उसमें मेनली संप्रदाय आए थे। आपको अगर याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, या आगे मैं पढ़ाऊँगा, अगर नहीं आप पहली बार देख रहे हैं तो सरसनावाद, ठीक है, जिसके जनक उंट और टिचनर थे, ठीक है। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिब्निन शहर में किया था। फिर प्रकारवाद आता है विलियम जेम्स का, फिर व्यवहारवाद आता है वाटसन का, ठीक है। तो ये आप एक क्रम से सीखेंगे। संरचनावाद, उंट और टिचनर, प्रकारवाद विलियम जेम्स, व्यवहारवाद वाटसन, ठीक है। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है ना। इसके बाद गेस्टाल्ट आए हैं, और इसके बाद इन्हीं से जो है बाकी लोग पैदा हुए हैं, गेस्टाल्टवाद, ठीक है। समग्र की बात करते हैं कि बंदर की पहले आँख नहीं देखते, पहले पूरे बंदर को देखते हैं। अवयवाद भी इसको बोलते हैं, अवयवाद। इसके वर्दीमर या वर्दाइमर जनक थे। और उसके बाद फिर तो कहानी आ गई, संज्ञानवाद आए, जीन पियाजे। फिर उसके बाद ये हमारे आते हैं वाइगोस्की साहब, सामाजिक संज्ञानवाद, ठीक है। और क्षेत्रवाद कुर्टलेविन आए, ठीक है। और इसी तरह प्रयोजनवाद मैकडूगल आए, मासे मैकडूगल और मासे मूल प्रवृत्ति, उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। और लास्ट में आप मानवतावाद, मासे मानवता, मासे मैस्लो, ठीक है। आप दिमाग में, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको टेक्निक से याद करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की आज वर्तमान बाल मनोविज्ञान इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें चर्चा पर चर्चा, वार्तालाप, ठीक है, अंतःक्रिया पर ये जोर देते हैं। तो इसका जवाब क्या हो गया? वाइगोस्की, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें निम्नलिखित में कौन सा जो है विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। इसको आप लोग, जो विकास की विशेषताएं होती हैं कि विकास सतत चलता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। आपस में विकास के सारे पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे हमारा शारीरिक विकास, ठीक है, मनोगत्यात्मक विकास, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। और यहाँ पर जो नियम नहीं है वो आपका, और 3 नियम आपको यहाँ ही दिया है, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आप लोग एक रिकॉल करें चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, सीटेट पढ़ा है और किसी कारणवश सीटेट नहीं पास हो पा रहा है, तो आपको काफ़ी चीज़ आपने पढ़ा है, बट आप याद कैसे करेंगे दिमाग में लंबे समय तक, उसकी चर्चा में यहाँ पर मेरा मेन फोकस होगा, ठीक है। क्योंकि किताब तो बहुत है यहाँ पर। ये देखिए किताब मेरे पास रखी है, मैंने इसका भी अध्ययन किया था। ये आपकी किताब है, मोटी सी किताब है इतनी। अब इसको हम कहते हैं पढ़ डालिए, आपको तैयार हो जाएगा, पक्का है। ये है मालती सारस्वत की किताब जो है, ठीक है। तो डॉक्टर मालती सारस्वत की पूरी किताब पढ़ करके भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया है, और इतना ज़्यादा पढ़ करके पगलाने से अच्छा है टू द पॉइंट टॉपिक पे पढ़ें, जिससे आपका कल्याण हो, पास हो। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो हेरिडिटरी के जो वो पुस्तक के लेखक गाल्टन हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में हम बहुत चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हट करके है, ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है, कुछ आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ठीक है। यहाँ हम आपको समझाते हैं, जो समझाने वाली बात है। एग्ज़ाम में भी आपको ये करना होगा कि जो क्वेश्चन आपको ज़रा सा भी इधर उधर है, नहीं बहुत अच्छा क्लियर है, हटो भगाओ उसको, मेरा नहीं है, आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो आप यहाँ पर देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें जो स्तर दिए गए हैं आपको, ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग,
इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में जांच है, मूल्यांकन है, ठीक है ना। इसके बाद एक कॉलम और बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें नहीं है, ज्ञान है, संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा है। हम तो सोचे नहीं, तो ये सारे हैं, आप ज्ञान, बोध भी, अनुप्रयोग, मूल्यांकन इसी में से दे दिया उठा करके। न्यूनतम स्तर आप देख रहे हैं ज्ञान है, ठीक है। ये स्मृति स्तर का होता है, जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कोई भी नई चीज़ जानते हैं तो यहीं से शुरू होता है, स्मृति स्तर से ही शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद बोध में आता है, कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ज्ञान है, पहला स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज सूक्ष्म शिक्षण। देखिए आप लोग, शिक्षण जो है जब बीएड किए होंगे तो एक माइक्रो टीचिंग लगती है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग कुछ दिनों के लिए स्कूल में लगती है। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना जिसको हिंदी में कहते हैं, पाठ योजना, पाठ योजना। देखिए मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, अच्छी हो ख़राब हो, आप समझने का प्रयास करिएगा सिर्फ। तो एक पाठ योजना होती है। फिर जब पाठ योजना हम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारा दिया है, उसके बाद हम शिक्षण करते हैं, यानी पढ़ाते हैं बच्चे को, ठीक है। अब उसके 16 पॉइंट लगभग बताए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करने वाले। इसके बाद हम फीडबैक लेते हैं, क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि बच्चा कितना सीखा है। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो पहले पढ़ाएंगे, पहले पाठ योजना बनाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, शिक्षण करेंगे, फीडबैक लेंगे। अब जैसे यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की जब बात होती है तो हम क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, योजना बनाते हैं। पाठ योजना की जगह क्या बनाएंगे, पुनः योजना बनाएंगे। हमने देखा कुछ कमी रह गई हमारे पढ़ाने में, तो यहाँ पर पुनः योजना या पुनः पाठ योजना बनाएंगे, तो इसको हम कहते हैं रीप्लानिंग कहते हैं, ठीक है। और रीप्लानिंग करने के बाद हम फिर से पढ़ाते हैं, उसको हम लोग रीटीचिंग कहते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं। क्या करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, ठीक है। और फिर से हम दोबारा रीफीडबैक लेते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, रीफीडबैक। तो आप अंग्रेजी दिमाग में बैठाए हो, हमारे ख्याल ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। रीफीडबैक यानी पुनः, तो ये लास्ट में सबसे बाद में हम क्या करते हैं, रीफीडबैक लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम सोपान पूछा था, लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। फिर दिमाग में बैठा लीजिए, पहले हम पाठ योजना बनाते हैं नंबर 1, फिर शिक्षण पढ़ाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, प्रतिपुष्टि हो गया हिंदी में, फिर से योजना बनाते हैं, कुछ कमी बेसी जो रह गई उसमें बच्चे में, उसके अनुरूप हम दोबारा योजना बनाएंगे, तो चौथा हो गया। फिर पढ़ाएंगे, यही लौट रहा है, देखो यहाँ फिर योजना बनाना, फिर पढ़ाना, फिर फीडबैक लेना, ठीक है। तो 4, 5, 6 ये आपका दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है। देखिए अपसारी चिंतन जानते हैं, अभिसारी चिंतन होता है एक, गिलफोर्ड ने अपसारी दिया, एक अभिसारी चिंतन भी होता है, तो जिसमें हम जो है एक बिंदु पर, ठीक है, केंद्रित होते हैं। और अपसारी जो चिंतन होता है, जिसको आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। मुक्त प्रश्न दिमाग में बैठा लीजिए, खुले प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिमाग विभिन्न दिशाओं में सोचता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आया है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है, श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, गणितीय तर्क या एक समाधान। तो भाई इसमें हमने बताया अभी अपसारी चिंतन में क्या होता है, हम तरह तरह, ठीक है, हमारे विचार जो हैं विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो आप क्या कहेंगे, टेट ख़त्म कर देते, और क्या कहेंगे, ठीक है, नहीं। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते, टेट ख़त्म कर देते भैया, ये आपका जवाब होगा। लेकिन बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, देश का विकास करते, ये करते, वो करते। अगर तुम चिड़िया होते तो क्या करते, तो कुछ लोग कहेंगे हम चिड़ियों में रेस लगाते, कुछ लोग कहते हैं हम लूट मार करते इधर उधर उड़ उड़ के, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हम दूसरे देश को जला देते, फूंक देते। तमाम तरह तरह के विचार आएंगे, क्वेश्चन आप पूछते हैं। तो ये विचार प्रवाह होता है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज इसमें होता है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ आप सारी चिंतन यानी खुले,
ठीक है। मुक्त अंत वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं अभिसारी होता है, इसको आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहते हैं, ठीक है। और अभिसारी जो होता है वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9th पे। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है बच्चे को कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ ऐसी पहेली पजल दी जाती है जिससे उसके दिमाग में उथल पुथल होती है। दिमाग में देखो इसका है तूफान आना, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, ठीक है। तो ये आसवन दिए थे भैया, ये बर्न मतलब जलाना, दिमाग को जलाते हैं, ठीक है। आसवन दिए थे, इसको याद कर लो आप लोग, ठीक है। तथ्यात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 जो है, हु इज एसोसिएटेड विद थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो मॉर्गन मूरे, ये दोनों लोग हैं भैया, मॉर्गन मूरे जो है ये दोनों लोग हैं। ये 31 कार्ड लिए थे जिसमें 10 आदमी का, 10 औरत का, यानी लड़के का, 10 लड़कों का, 10 लड़कियों का, और जो है ठीक है 10 जो है दोनों का मिक्स किए थे, 30 हो गया, और एक सादा दिए थे, ठीक है। उसके आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं ये। तो मॉर्गन मूरे याद कर लीजिए, ये जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अंग्रेजी में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। थीमेटिक, इसको TAT चाहे दिमाग में बैठा लीजिए अंग्रेजी से, या हिंदी में आप प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण याद कर लीजिए। मॉर्गन मूरे ने ही दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका बोध हो जाएगा, इसको दिमाग में बैठाइए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। क्रिएटिव थिंकिंग की प्रथम अवस्था कौन सी है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, ठीक है। देखिए हम लोग कोचिंग किए हैं और जाहिर सी बात है किसी न किसी को आदमी गुरु मानता है, तो परवेश सर पढ़ाए तो जो भी चीज़ें हैं उनको उदाहरण से जब आप दिमाग में बैठाएंगे भाई, तो हम उदाहरण पहले लिखते हैं। सिलेंडर ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो परेशान है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो क्या करेंगे, सिलेंडर के लिए पहले तैयारी करते हैं, आयोजन करते हैं, ठीक है भैया सिलेंडर कहाँ मिलेगा, किसके यहाँ मिल सकता है। अब क्या है हमारे दिमाग में, हम इधर उधर नहीं समझ में आ रहा है, बाथरूम गए, इधर गए, तो हमारे दिमाग में अवचेतन मस्तिष्क में ये चीज़ चलती रहती है। जैसे कोई काम हम करते हैं, अवचेतन मस्तिष्क, ठीक है, तो अवचेतन मस्तिष्क में वो चीज़ चलती है, उस अवस्था को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और जब हमारा मतलब हम काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन दिमाग में वो बात हमारी चल रही है, और तभी फिर एक अरे हाँ काशी दादा के यहाँ मिले भैया सिलेंडर, ठीक है, तो इल्यूमिनेशन, प्रबोधन, बत्ती जल जाती है दिमाग की, ठीक है। और उसके बाद हम फ़ोन लगा के उसको सत्यापन करते हैं, हाँ भैया तो यहाँ सिलेंडर है, 2 सिलेंडर, 1 सिलेंडर खाली भागना है भाई। तो ये संशोधन नहीं होता है, वो लास्ट में ये 4 चरण होते हैं, लास्ट में हम उसके बाद सत्यापन कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ भाई ये है। तो ये सृजनात्मक, ये जब आप पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो उसकी 10 अवस्थाएँ हैं उनमें जो है लास्ट है आपका सृजनात्मक, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो उसमें जो है ये आपको, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। तो पहला आयोजन होता है, तैयारी, फिर इंक्यूबेशन मतलब अवचेतन मस्तिष्क पर, ठीक है, हमारे दिमाग में वो बात चलती रहती है, कोई समस्या है, ठीक है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग काम करता रहता है, फिर उसके बाद हमको एकाएक पता चलता है कि हाँ इसका ये चीज़, आप इसको आप जोड़ेंगे सृजनात्मक चिंतन। कोई कवि है, कोई लेखक है, ठीक है, वो भी यही करते हैं। जब हमें कोई किताब लिखना है, कोई कहानी लिखनी है, तो हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, फिर अपने अवचेतन मस्तिष्क पे, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इससे बता दे रहा हूँ, टाइम आपका ख़राब कर दे रहा हूँ। देखो एक चेतन मस्तिष्क होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, एक होता है अवचेतन मस्तिष्क, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो चेतन मस्तिष्क होता है जो चीज़ें हम जानबूझकर करते हैं, जो भी अभी कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अंदर भी कुछ चलता रहता है, ठीक है, अपने आप होता रहता है। जैसे अगर हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं पहली बार, तो क्या है, हम ध्यान देते हैं क्लच का, गियर का, एवरीथिंग वी वॉच, ठीक है, एंड माइंडली वी वॉच एवरीथिंग। बट व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, बाद में क्या होता है भाई, बाद में क्या है, अपने आप गियर बदल जाता है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, ठीक है। या आप हनुमान चालीसा याद कर रहे हैं, वो याद नहीं करते, रटते नहीं हैं, आती है कुछ चीज़ों पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अगली लाइन अपने आप बोल जाते हैं आप, ठीक है। कभी भी संस्कृत का श्लोक है, बड़े बड़े श्लोक हैं,
ठीक है। हमको जैसे आधे कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्य कर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभात् तदात्मानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो रट्टा थोड़ो मारे हैं, वो प्रैक्टिस वो सुनते सुनते याद हो जाता है। तो ये अवचेतन मस्तिष्क पे अपने आप चलता रहता है। तो यही उनकी इनक्यूबेशन है, ठीक है ना, है। बाकी एक जुंग महोदय थे, वो व्यक्तित्व का जो है अब जाने दीजिए, ठीक है। वो व्यक्तित्व जो है बांटे थे, हम आगे भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 12, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो भाई अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, एक एसएस आए थे पावलोव, ठीक है। कुत्ते को पहले रोटी खिलाए, घंटी बजाते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर रोटी हटा कुछ दिन बाद घंटी बजाए। तो क्या होता था, जब कुत्ते को रोटी खिलाते थे तो लार आती थी, ठीक है। और घंटी भी चूँकि साथ में बजाते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे करते करते क्या किए, फिर उसके बाद सिर्फ घंटी बजाया, तब भी कुत्ते लार निकलती थी। तो यहाँ उद्दीपन उनके, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। तो ये पावलोव थे, एसआर, उसके बाद आए थॉर्नडाइक, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया बाद में बताएंगे। फिर स्किनर आए, आरएस आए। यहाँ क्या पूछे हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उद्दीपक अनुक्रिया ही तो है थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक है, बस ये स्किनर हैं, दिमाग में उठा लीजिए। वार्नडाइक नहीं है, ये थॉर्नडाइक है, गलत टाइप हो गया है, थॉर्नडाइक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए भैया, बड़ी मेहनत पड़ती है इसमें जो है, पूरा इसको टाइप वाइप करके पीपीटी बनाओ, उसके बाद जा कर के तब जाके कहीं बनता है। और मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें कमेंट बॉक्स में, या मेरे मोबाइल नंबर पे अभी मैंने बोला था, फिर से बोल दे रहा हूँ। आप लोग जो है जुड़िए हमसे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे डालिए तो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, 9889202709, ठीक है। आपको CDP मैथ इंग्लिश की गारंटी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाकी इनके सब के बारे में अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे ना। गेस्टाल्ट अभी बताए थे, गेस्टाल्टवाद हैं, ठीक है। वर्दीमर बर्दाइमर इसके जनक हैं ना। क्वेश्चन है अगला, अधिगम को कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं ना। अधिगम को क्या प्रभावित करता है, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम, ठीक है। अर्जन भी आपने जाना होगा, अर्जन एक्विजिशन अंग्रेजी में बोलते हैं, अपने आप जो हम, ठीक है, सीखते रहते हैं, जैसे बच्चा बचपन में बोलने लगता है। तो अधिगम जिसको हम क्लासरूम में सीखते हैं, प्रयास करके सीखते हैं, उसको हम अधिगम कहते हैं। तो इसमें कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक, हाँ भाई करेगा। और क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल करता है, ठीक है। वातावरण भी करता है, वुडवर्थ बताए थे, वातावरण और इसका दोनों, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो सभी तो है, इसमें सारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं 14, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये गार्डनर थे भाई, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। गार्डनर के पहले स्पेयरमैन ने 2 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जी फैक्टर एस फैक्टर का, ठीक है। स्पेयरमैन ने जो दिया था जी फैक्टर एस फैक्टर का दिया था, जनरल जो अनुवांशिक होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक जो हम वातावरण से सीखते हैं, जैसे वातावरण से हम भाषा सीखते हैं, तो वो ये स्पेयरमैन दिए थे। तो ये 2 ही बताए थे, कुछ लोग 3 बताए, थॉर्नडाइक बहुबुद्धि बताए, फिर 3 बुद्धि बताए थे। इसके अलावा कई लोग हैं, लेकिन ये गार्डनर जो हैं 8 बुद्धि बताए थे, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे, जिसमें भाषाई बुद्धि, जैसे हम बोल रहे हैं भाषा है, ठीक है ना। प्राकृतिक बुद्धि बताए थे, जैसे कि जो किसान वगैरह होते हैं, ये जो हमारे पर्यावरणविद हैं, ठीक है, मेनका गांधी जैसे हैं, ये भी सब क्या हैं, ठीक है, पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में सोचते रहते हैं। प्राकृतिक जो भगवान ने बनाना है प्राकृतिक है, तो भाषाई है, प्राकृतिक है। दिमाग तार्किक वैज्ञानिक वगैरह जो लोग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मनोगतिक होता है, मनोगतिक मतलब जिसमें दिमाग और हाथ पैर दोनों में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में जब हम खेलते हैं, मनोगत्यात्मक होता है कि दिमाग में बॉल आ रही, दिमाग भी काम कर रहा है, उस पर मार दिए छक्का उठा के, मनोगत्यात्मक होता है, ठीक है। इसी तरह स्थानिक होता है, जो मूर्तिकार होते हैं स्पेशली, ठीक है, प्लेस पे ध्यान देते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वो चित्र बनाते हैं, ठीक है, स्थानिक होता है। और उनका दोनों में काम करता है, मनोगत्यात्मक में भी, स्थानिक में भी, मूर्तिकार दोनों में काम करता है, ठीक है। नहीं तो आप बाद में हैं।
इसी तरह कुछ लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, इंट्रा होते हैं, मतलब इंट्रा मतलब अपने अंदर झांक के देखते हैं। जो पुजारी लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, इंट्रा है, ठीक है। तो इंट्रा होता है, एक होता है इंटर। इंटर मतलब जो दूसरों के बारे में, नेता नगरी जो है, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचता है, या अच्छा आदमी, जनरस उदार आदमी दूसरे के बारे में सोचता है। तो ऐसे करके 8 उन्होंने जो है बताया था गार्डनर ने, बहुबुद्धिक सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। भाई मैं इसको याद करा दूंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो कैसे याद कराना है, ऐसे ही दिमाग यहाँ जुड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेके शरीर के अंगों से ही बताते बताते आपको समझा देंगे गार्डनर 8 कौन। अब 8 गिनती बहुत खतरनाक है, इसको याद रखिएगा, जान लीजिए आप लोग। 8 गिनती जो है, ये जो है 8, ठीक है। अभी हम आगे आपको बताएंगे 8 कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैं? हो गया गार्डनर। फिर 15वां क्वेश्चन, इसमें 29 क्वेश्चन है, 30 थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। स्पेयरमैन हैज़ गिवन, स्पेयर अभी बताए तो थे, द्विबुद्धिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यही दिए थे, ये द्विकारक, एस फैक्टर जी फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर एस फैक्टर, जी क्या है, आनुवंशिक होता है, और एस फैक्टर वातावरण से, ठीक है, आता है। जैसे हम लोग भाषा सीखते हैं, ठीक है, भाषा, और इसीलिए जो एस फैक्टर का परीक्षण है वो शाब्दिक होता है। कोई चीज़ को टेक्निकल दिमाग बैठाएंगे तो आप बैठेगा, आप 1 ठो याद करो, 2 ठो मत याद करो। यहाँ शाब्दिक परीक्षण हो रहा है तो जी वाले में जो है अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा, अगर कभी आ गया, ठीक है, कि भैया स्पीयरमैन के एस फैक्टर का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो भाई दिमाग में से बैठाया आपने, यस वातावरण से, भाषा वातावरण से सीखी जाती है, ठीक है, और भाषा मतलब शाब्दिक हो गया, तो ये इससे हो गया, तो वो वाला इससे नहीं होगा। तो जब तक आप, मैंने अभी बताया ना, पूर्व अनुभव अपने से जोड़ना है, ठीक है, तो आपको याद होता जाएगा ये। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट मेथड एसोसिएटेड विद, ठीक है, किलपैट्रिक हैं, ठीक है, इसके रूशो नहीं है, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, ठीक है, ये नहीं है सब, ठीक है। इन सब के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रूशो बालक को पुस्तक रूपी, बालक रूपी किताब का, यानी शिक्षक को बालक रूपी किताब का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं ये बाल, ठीक है। फ्रॉबेल आपके किंडरगार्टन, ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति इन्होंने, मिरिया मॉन्टेसरी ने दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इन लेसन प्लान, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है ना। ये हम क्यों करा रहे हैं, आपको रिकॉल करना है, थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संदर्भित है, क्या है, तो छात्र के पूर्व उद्देश्य लेखन, देखिए हम लोग पाठ योजना जब बनाते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं, लक्ष्य कथन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मेनली 3 बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा, ऐसा प्रस्तावना प्रश्न जो दिया जाता है उसके द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, और उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, बच्चा खुद बोल लेता है। जैसे हम कहे बादल किसके काका हमें पढ़ाना है, तो अच्छा बेटा जब तुम लोग बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या क्या दिखता है, तो बताए ये चीज़ वो चीज़ दिखती है, ज़मीन दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है। अच्छा ठीक है, ये तो सब देखते हो आसपास, अच्छा ऊपर देखते हो तो क्या दिखता है, कहना आसमान। तो उससे जोड़े। फिर तीसरा क्वेश्चन कुछ बचा है, अच्छा जब पानी बरसता है किसकी वजह से बरसता है, तो बताए बादल। हाँ, तो आज हम बादल किसके क्या क्या पढ़ाएंगे भाई। तो ये प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो पाठ छात्र के पूर्व अधिगम से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो 3 बनाए जाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 18वां है, गलत वाक्य को चुने। पहला है, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, सही बात है। दूसरा है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, भैया इस समय हिट चल रहा है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, अच्छा खेल, बहुत सही बात है, लर्निंग बाय प्लेइंग मेथड चल रहा है, छात्र सबसे अच्छा। अगला है आपका, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रितवाद, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा, यही आंसर भी होगा, लेकिन पूछा है ना, यही क्या पूछा है आपको वाक्य में, गलत वाक्य चुनना है। तो गलत कौन सा है, छात्र नियंत्रित वातावरण में, ठीक है, डंडा लेके बैठे हुए हैं, पढ़ाएंगे अगर आप तो नियंत्रित वातावरण में बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज ऑन राइट टू एजुकेशन, संविधान के संशोधन, किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है भैया? 86वां। अभी देखो इसमें भी 8 आ गया, देखो मैंने बोला था कुछ देर पहले, बहुत खतरनाक वर्ड है, याद कर लीजिए 8 को, ठीक है। गार्डनर ने 8 सिद्धांत दिया है ना, ठीक है, गार्डनर ने 8 सिद्धांत दिया है, और 86वां अच्छा जोड़ दिए, 86वां संशोधन जो है, ठीक है, RT एक्ट का है, RT एक्ट का, ये 2-2 में आया था, 2002, मतलब हम 2-2 ही याद किए हैं, ठीक है। और हम 2009 में शिक्षक बने थे, तो 2010 में जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 से ये लागू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से RT जो है लग गया था, इसको जो है मूल अधिकार दिया गया था, अधिकार के रूप माना गया था। और 21 तारीख को हुआ था ये, 21 मतलब हमारी पत्नी का बर्थडे है भाई, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, और 21 अप्रैल को मेरी पत्नी का जन्म हुआ था, तो 21A एक है अनुसूची जो कि जोड़ी गई थी, 21 से याद कर लीजिए। देखो किसी चीज़ को कैसे याद करना है, लंबे समय तक दिमाग बैठाना है, ऐसे ही तिल तुक्का कुछ दिमाग में बैठाएंगे, किसी से जोड़ा करिए अपने डेट ऑफ बर्थ से, किसी के बर्थडे से। अब जैसे हमें 21 तारीख याद किए हैं, हमारी पत्नी का बर्थडे था भाई, तो 21A जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये 86 अगर आपको याद है, अभी आप जानेंगे, एक ठो आया था 1986 में, ठीक है, ये NEP आया था, NEP आया था ना 1986 में, इसी की 8 छक उल्टा कर दो 68 कर दो, ये पहला NEP आया था, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई, फिर 86 में आई, और फिर ये तो अभी आई ही है हमारी जो नई आई है 2020 की, कौन सी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 86वां हो जाएगा इसका आंसर है। फिर उसके बाद है आपका शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, मूल्यांकन कार्य है, उपचारात्मक कार्य है, निर्णयात्मक कार्य है, सब तो लग रहा है सही। मूल्यांकन भी करते हैं। उपचारात्मक मतलब होता है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले निदान करता है, डायग्नोस मतलब होता है बीमारी के लिए पता लगाना कि भैया क्या हो, अच्छा कहें डॉक्टर साहब खांसी आवती है हमारे, अच्छा, और क्या होता है कपकपी दे के तो बुखार आता है, अच्छा तो अच्छा कपकपी दे बुखार आता है आपको, अच्छा तो सर दर्द भी होता है, हाँ भैया सर दर्द भी हमको होता है, कुछ जने जबरदस्ती है ना पेटो हम आगू उड़ा डॉक्टर साहब, तो कुल क्या है डायग्नोस पता लगाना होता है। तो ऐसे हम बच्चे के बारे में पता लगा जाए, डॉक्टर पता लगाते हैं, ये डायग्नोस वर्ड जो है डॉक्टर लेवल RX लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ठीक है ये जो है क्या खरीदना है उसको दवा बताते हैं फिर, ठीक है। OD BD ये देखो 2 बार दवाई खाना, 1 बार खाना है तो OD बोलते हैं, 2 बार दवाई खाना है BD बोलते हैं, 3 बार दवाई खाना है once a day, ठीक है, और BD मतलब 2 टाइम बोट हो गया, और 1 ट्राई मतलब 3 बार हो गया ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब पता लगा लेते हैं, निदान नहीं डायग्नोस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उपचार करते हैं, रेमेडियल, ठीक है, तो हम क्योर करते हैं, उसका उपचार करते हैं मरीज का। तो यहाँ पर भी बच्चे के साथ हम लोग ये करते हैं, तो ये भी होता है। और मूल्यांकन तो फीडबैक लेना ही है, तो ये सब सही है भाई फिर ना, ठीक है, इसका उत्तर सही है सब। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, आप बोर हो रहे होंगे हमें लग रहा है, बोर मत होइएगा, समझिए दिमाग में बैठाइए, ठीक है। टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए करिए क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे कम प्रभावशाली पूछ रहा है, निगेटिव बात पूछ रहा है, जब शिक्षक एकाधिकारी होगा, यानी टीचर इज ऑटोक्रेटिक होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सब तो सही लग रहा है सब में, केवल लिखने पर बल होगा, बस लिखने से काम, सब सही है भैया, ठीक है। यहाँ पर एकाधिकारी हों, ऑटोक्रेटिक डंडा लेके बैठेंगे, तानाशाही करेंगे, नहीं है, बच्चे निष्क्रिय रहेंगे, नहीं, सक्रिय होना चाहिए, केवल लिखने पर बल हो, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ाते जा रहे हैं, व्याख्यानात्मक पद्धति गलत मानी जाती है, ठीक है ना, व्याख्यानात्मक पद्धति जिसमें आप पढ़ा रहे हैं बच्चे लिखे पढ़े हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, भाषा रूपांतरण सिद्धांत। जब भी भाषा की बात आती है भैया नाम चमस्की को मत भूलिएगा, ठीक है, ये कहे थे LED एक यंत्र होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LED बोलते हैं, LED से LED याद कर लीजिए, LED आप TV होती है, LED होता है भाषा
अंग्रेजी में दिमाग बैठाइए तब मज़ा आएगा। आप एकदम से हिंदी इतनी खतरनाक है ना कि हिंदी पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। और यंत्र, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है, नहीं अधिग्रहण की एक्विजिशन नहीं, अधिग्रहण क्या, अर्जन बोलेंगे इसको, गलत बोल, भाषा अर्जन यंत्र समझ लीजिए, शुद्ध एकदम, एक्विजिशन की हिंदी अर्जन होती है, ठीक है। तो नाम चमस्की और ये सार्वभौमिक भाषा की भी बात करते थे, दिमाग अपने आप जो है भाषा का सृजन, भाषा के व्याकरण के नियमों को अपने आप सृजन कर लेता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण कभी कभी आता है, तो यही चमस्की ये थे, नाम चमस्की, ठीक है। ये आधुनिक हमारे जो है मनोवैज्ञानिक हैं। बाल मनोविज्ञान में अगर हम वाइगोस्की की बात करते हैं, चमस्की की भी हम, ठीक है, बात करते हैं। और ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 22 के बाद आएगा 23, विच इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। अभी फालतू क्वेश्चन आ गया था, इसे पेपर निरस्त कर दिया गया था, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत इसको हम बता देते हैं। कोई विलियम शेल्डन करके थे एक भाई साहब, तो ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है ना, अभी मैंने चर्चा व्यक्तित्व के प्रकार पे कई मनोवैज्ञानिक आए, ठीक है। उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग ढंग से अपने आप, ठीक है, बताया। अब इन्होंने शारीरिक गठन के, शारीरिक संरचना के आधार पर ये, ठीक है, प्रकार दिए थे। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो ये है एंटागोनिस्टिक, लेकिन कौन है इसको याद कर लो आप, ठीक है। मेसोमॉर्फिक मतलब बहुत ही हैंडसम आदमी हैं आप, स्मार्ट है, मसल मैन है, जिम उम जाते हैं, ठीक है। मेसो एक होता है मध्यम, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं, यानी बहुत अच्छे हैं, मेसोमॉर्फिक हैं आप। एक्टो जो होते हैं पतले दुबले हैं, लंबे से हैं, हड्डी ही दिखाई पड़ रही है, एक्टो होते हैं ये, ठीक है। और थोड़ा मोटू किस्म के गोल मटोल जो आदमी होते हैं वो एंडो होते हैं। मॉर्फिक अंग्रेजी का लैटिन रूट से बना हुआ है, मॉर्फिक मतलब होता है रूप, ठीक है। तो ये जो गोल मटोल, जैसे मेरी थोड़ी बहुत तोंद आ गई है, तो इतनी नहीं है, मैं तभी स्मार्ट हूँ, तो ये जो होते हैं एंडोमॉर्फिक वाले होते हैं। और मेसो जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट आदमी होते हैं भैया, ठीक है, लंबे चौड़े हट्टे फट्टे मसल मैन होते हैं, ठीक है, सिक्स पैक बनाए रहते हैं। और ये एक्टो जो होते हैं ये बेकार एकदम, ठीक है, पतले पतले दुबले होते हैं। 3 तरह बताए थे। ऐसे एक जुंग जो थे ना, जुंग, वो भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। वो बताए थे एक होते हैं इंट्रोवर्ट, और एक बताए थे एक्सट्रोवर्ट। अभी हिंदी भी बता रहा हूँ, दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। जुंग महान, ठीक है, जुंग। एम्बीवर्ट बताए थे ये ना। तो ये वर्ट माने उन्मुख होता है, लैटिन से उत्पत्ति है इसकी। वर्ट माने की तरफ, उन्मुख नहीं, केंद्रित। इंट्रो माने अंदर, जो अपने अंदर की तरफ उन्मुख होता है, अंतर्मुखी जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है। एवरीथिंग में, ठीक है, वो व्हाट इज़ इन, ठीक है, व्हाट इज़ इट इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है। आप उनको 1 घंटे के लिए भी बुलाएंगे, यार थोड़ा चलो वहाँ चलना है, इनसे हम काहे इनके साथ जाएं, कौन सी ज़रूरत है। और उस पर बीमार पड़ गया, वहाँ भी नहीं जा, अपने से मतलब रखते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। वैसे इंट्रोवर्ट बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे अंदर भी इंट्रोवर्ट का गुण है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी, दूसरों के बारे में, ठीक है, नेता टाइप आदमी है, सबके बारे में सोच रहे हैं, हम है ना एक्सट्रोवर्ट, जनरस आदमी, उदार होते हैं। और एम्बीवर्ट माने उभयमुखी, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 प्रकार जुंग मानो, ठीक है, बताए थे। इसको भी याद कर लो, व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। तो ये जनरली जो एक आम आदमी होता है उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी होता है। कभी कभी हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं। किसी किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, बहिर्मुखी हैं, नेता टाइप आदमी बन जाते हैं, ठीक है, लीडर टाइप आदमी बन जाते हैं ना। तो और एम्बीवर्ट बता ही दी, एम्बी माने होता है उभय, मिक्स, दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको जुंग बताए थे और इसको जो है शेल्डन बताए थे। 3 प्रकार बताया मैंने भी आपको। मेसोमॉर्फिक, हैंडसम आदमी है, मसल मैन है, ना ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, ठीक है। एक्टो वाले पतले हैं और एंडो वाले गोल मटोल हैं, ठीक है, मोटू हैं ना। तो ये 3 प्रकार ये बताए थे विलियम शेल्डन, दिमाग में बैठा लीजिए। कभी कभी ये लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन अब हम लोग झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, तो भैया जितना हो सकता है पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग फिर। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अभिप्रेरणा अगर आपको याद आ रहा होगा, क्लार्क हल ना,
क्लार्कहल जो है अब प्रेरणा चक्र बनाए थे एक ठो, तो उसमें बताए थे पहले आवश्यकता आती है, आवश्यकता, ठीक है, नंबर 1 पे आता है। फिर क्या होता है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत बताए थे ये, तो उसमें हमको टेंशन होता है, ड्राइव होती है, अंतर्नोद होता है, तनाव आता है, अंतर्नोद उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अंतर्नोद, 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 हट, अंतर्नोद, ठीक है, हिंदी ये लिखा है अंतर्नोद, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरे स्टेप क्या करते हैं, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करते हैं। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार यानी अब हमको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी, कोई आवश्यकता पड़ी, जैसे हमको लगा कि भाई हमें पढ़ाना है आप लोगों को, तो ये हमारी आवश्यकता हुई, तो अंतर्नोद मुझे टेंशन आया, क्या करें, ठीक है, कैसे करें। फिर उसके बाद हम लक्ष्योन्मुखी व्यवहार ये कर रहे हैं जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी आप हमको लाइक करेंगे, नहीं करेंगे, जब लाइक करेंगे तो हमको आप क्या करेंगे, ये देंगे, इसमें कहाँ है ये, इंसेंटिव, प्रोत्साहन देंगे, ठीक है, पुनर्बलन देंगे, ठीक है, उद्दीपन देंगे, जो भी आप समझ लीजिए सारे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये प्रोत्साहन देंगे हमको आप, ठीक है। प्रोत्साहन जब देंगे तो हमको लगेगा अरे हाँ यार हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। फिर हमारा क्या होगा, आप सभी टेट पास हो जाएंगे, तो हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति। मेरा लक्ष्य आपको क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, आपको टेट पढ़ाना, ठीक है। फिर मुझे इसका टेंशन हुआ, अंतर्नोद हुआ, ड्राइव हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की, यानी पढ़ाई लिखाई आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके दिमाग में सोच रहे हैं, बैठा दें हर बात को, इससे उसके बाद आप इस पर हमको प्रोत्साहन देंगे भाई। अब हम कोचिंग चलाते होते तो आप मुझे पैसा देते, यहाँ पर वही लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब आप कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रोत्साहन हो गया, हमको अरे हाँ यार हम अच्छे आदमी लग रहा है, बढ़िया पढ़ा लेते हैं इसका मतलब ना। और इससे फिर क्या होगा, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, आप सभी टेट पास हो, भगवान करें आप सभी टेट पास हो जाइए, ठीक है। ये काले कानून को क्या बोलें अब हम, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ाते हैं आपको, बस 24/25 ताई हद कर दिए हैं। अभी 86वां संविधान संशोधन आपको याद करना है, तो टेट जो है 2011 से हुआ है लागू, ठीक है। उसके पहले 1 साल पहले 2010 में जो है आरटी लागू हुआ था, आरटी 2010 से लागू हुआ 1 अप्रैल से, 2011 में टेट आ गया भैया, ठीक है। तब हमको बताया नहीं गया, उसके बाद 10 साल बीत गया, अब कह रहे हैं जो है कि टेट पास करो, बताइए। ये है क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई, मनोविश्लेषणात्मक बताए थे अभी हम आपको। ये देखो आपको याद करना, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। संरचनावाद है, प्रकारवाद है, व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया, फिर आपका ये जो 4 आ जाते हैं ना, प्रकारवाद, संरचनावाद पहला वाला, ठीक है, संरचनावाद व प्रकारवाद होता है, इसको भी हम याद करा देंगे, संरचना, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको एक एक चीज़ दिमाग कैसे आपको सीरियल वाइज याद होगा, ठीक है। संरचना के बाद फिर प्रकारवाद की बात करेंगे, फिर व्यवहारवाद की बात करेंगे, वाटसन आते हैं, फिर मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड आएंगे, फिर गेस्टाल्टवाद आते हैं, ठीक है। यहाँ से गेस्टाल्ट के बाद से सबका जन्म हुआ है, संज्ञानवाद, सामाजिक संज्ञानवाद आए, ठीक है ना। प्रयोजनवाद मैकडूगल साहब आते हैं, ठीक है। क्षेत्रवाद कोटलेविन आते हैं, मानवतावाद मैस्लो आते हैं, ठीक है। आपको सारे 10 संप्रदाय याद करने होंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन, चूँकि यहाँ पर अब ये सी टेट तो है नहीं है, यूपी टेट है। यूपी टेट में क्या है, हमारे कई क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, हम एकदम तथ्यात्मक प्रश्न ही नहीं याद किए। हमारा जूनियर वाले में 122 नंबर पे हम जो अटके हैं, 5-6 क्वेश्चन की, हाँ बैल की मूर्ति बिहार मिली थी, हम उत्तर प्रदेश लगा चले हैं, हमने याद नहीं किया, दिमाग में जोड़े नहीं, तथ्यात्मक प्रश्न है, एक लाइन में आंसर है, हम काहे याद करें हम, ठीक है। हमने हमारे जो कठिन क्वेश्चन थे वो सरल हुए हैं, मतलब आसान हो गए हैं, हम आराम से कर चले आए हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। NCERT की 9 किताब EBS के एकदम मार दिए, एकदम चट कर दिए थे। लेकिन हम चूँकि प्राइमरी पे फोकस कर रहे थे, तो लास्ट 1 वीक या 10 दिन ही हमने जो है उसको पढ़ा था। तब भी जो है मुझे 60 में EBS में 44 मिला हुआ है, समझिए आप, ठीक है। लेकिन टेक्निक हमारी आप सीखिए, हमारा अनुभव लीजिए कि आप, ठीक है, किसी चीज़ को रिटेंशन कैसे कर पाते हैं, धारण करके, ठीक है। अभी LR क्यूब बताए थे कि नहीं बताए थे? LR क्यूब क्या है? LR क्यूब लर्निंग, मतलब हम सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, ठीक है।
लर्निंग के बाद रिटेंशन, उसको हम दिमाग में धारण कर पाएँ। कितने समय तक धारण कर सकते हैं, ठीक है, वो निर्भर करता है कि हम रिकॉल कितना करते हैं, इसको दोबारा पुनः, ठीक है, याद करते हैं, और तब मौके पर हम रिकॉग्निशन कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। तो आपको रिकॉग्निशन लेवल पे आना है, ठीक है। तो आपको क्या है, अपने पूर्व ज्ञान से इन चीज़ों को जोड़िए। जब हम आपको बाल्यावस्था ये सब पढ़ाएंगे, हम सीधे बताएंगे हाँ ये LKG वाला है, ये कक्षा 1-2 की बात कर रहे हैं, ये जूनियर वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनकी कल्पना करेंगे आप, दिमाग में बैठा देंगे आपको एक एक बात। सिर्फ आप वीडियो देखो, गारंटी ले रहा हूँ भैया, ठीक है। आपको मैं मनोविज्ञान, अंग्रेजी और गणित मिला के 90 में 80 दिलाऊंगा। भूगोल, हिंदी की नहीं ले रहा हूँ। संस्कृत भाई अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो आ जाओ हमारे साथ में, ठीक है, हैं? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन है सिगमंड फ्रायड, हो गए उसके उत्तर, बस खत्म बात। 26वां, चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा है। निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, पता नहीं वीडियो चल भी रहा है, बंद तो नहीं हो गया मेरी मोबाइल, नहीं हम बकबकाए पड़े हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पता लगा वॉइस, ये सब बहुत बवाली काम है वीडियो बनाना। पता लगा हम पढ़ाए पढ़े बाद में वॉइस गायब है, या किसी वजह से कैमरे बंद हो गया, मोबाइल से ही बनाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय स्किनर, स्किनर के द्वारा जो है प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है। तो अब स्किनर क्या बताए थे, RS बताए थे, ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत बताए थे ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, बिल्ली ना, और हाँ उद्दीपन दिख नहीं रहा था, बिल्ली कूदा फानी की और उसके बाद जो है फिर पा गई थी, ठीक है। तो इसमें जोड़ा गया, तो ये है आपका अभिक्रमित अनुदेशन, हाँ व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन त्रुटियों के माध्यम से। देखो पकड़ में आ गया, ये नहीं है क्योंकि ये थार्नडाइक का है ना, थार्नडाइक का है, तो ये नहीं है। बाकी ये क्यों है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये स्किनर से कैसे कैसे जुड़ा है अभिक्रमित अनुदेशन, यानी पर्टिकुलर किसी चीज़ पे किसी बच्चे के ऊपर ध्यान देना होता है, ठीक है। उसकी कमियों को हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी आता है, ये एक एक बच्चे पे उसके अनुरूप हमें, ठीक है, चेंज करना होगा। अगर किसी बच्चे को 48 धन 28 या 27 नहीं आ रहा है, ये वाला हासिल वाला सवाल, तो हम पर्टिकुलर उसके लिए भैया पहले बिना हासिल वाला 44 और 22 सिखाएंगे। ये भी नहीं आ रहा तो 1 अंक वाला सिखाएंगे। तो ये यानी एक एक बच्चे डिफरेंशिएशन टीचिंग होती है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी हमारी। 27वां है, विच आर द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। 2 बार डिफरेंट छप गया है, गलत, ठीक है। ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, विभिन्न योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों को कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, भैया यही है इस समय जो है जिंदाबाद है, ठीक है। क्योंकि यहाँ विभिन्न योग्यता के बच्चे हैं, विभिन्न रुचि वाले बच्चे हैं, अलग अलग किस्म के बच्चे हैं, कुछ तेज हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ कमज़ोर हैं, तो यही लेके चल सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। मेन यही आंसर होगा आपका। 28वां आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से फिर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है। तो अभी आपको बताए थे हम भैया, ज्ञान होता है, शुरुआत से होती है ज्ञान, फिर ठीक है ऐसे बनाए थे नहीं आए हाँ, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो क्या पूछा है, नहीं है कॉम्प्रिहेंशन, ज्ञान, चरित्र निर्माण, विश्लेषण। तो देखो ज्ञान है ये, ठीक है, बोध है, समझ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, विश्लेषण भी इसमें आ रहा है, चरित्र निर्माण की कोई बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 29, उसके बाद मैं 2 मिनट आपसे बात करूँगा बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें टीचिंग का लेवल कौन सा नहीं है। एक स्मृति स्तर होता है, सही बात है, अब अवबोध स्तर भी होता है, हाँ, रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर होता है एक, ठीक है, चिंतन स्तर। तो यही 3 होते हैं, स्मृति होता है, मेमोरी, ठीक है,
ये भी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। ज्ञान जो है स्मृति स्तर से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये आपका जो पहला है ज्ञान, फिर है बोध, फिर अनुप्रयोग। देख रहे हैं इस पेपर में 3 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है। विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में आपका मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, मूल्यांकन। तो ये स्मृति स्तर हो गया आपका, पहला हो गया, ठीक है। फिर समझ जो है यहाँ बोध स्तर जो है ये आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। और चिंतन स्तर ये आपके जो है भैया विश्लेषण संश्लेषण, जब इस अवस्था में पहुँचेंगे तो यहाँ चिंतन स्तर पहुँच जाते हैं। ये चिंतन स्तर भी इसको कहा जाता है प्रत्यावस्थी, यानी हमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, प्रतिबिंबित होने लगती हैं, ठीक है। दिमाग में ऐसे बैठा लो, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, ये नहीं है तो अप्रेरणा स्तर, मोटिवेशन लेवल, ये इनका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। तो भाई आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको लगता है कि मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान आपके कार्य आ सकता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ CDP, इससे भी अच्छा मैथ और उससे भी अच्छा इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट की गारंटी मैं आपकी ले रहा हूँ, ठीक है। और हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद मेरी स्टाइल ये होगी, कुछ तो बकाएंगे ही, कुछ आपको समझाएंगे, बुझाएंगे, मोटिवेशन देंगे। ये हमेशा मैं करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा मोटिवेटर भी हूँ। और साथ में उसी समय आपको जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, नहीं बने हैं, या AI से निकाल के सैकड़ों क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे भाई साहब, उसके बाद कुछ बचे उचेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको याद करा देंगे। आप मेरी वीडियो सिर्फ देखिए, बस लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर भैया ये है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9889202709। जो साथी हिंदी, संस्कृत और, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और भूगोल, ठीक है, पढ़ाने के इच्छुक हों, सुल्तानपुर के रहने वाले हों, कृपया हमसे संपर्क करें, ठीक है। और इस महान कार्य में हमारे साथ, ठीक है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, जिससे कि सबका कल्याण हो, सभी लोग जीत जाएं, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।